अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन हम लोग जो हैं वो कर चुके हैं और जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे उनको मैंने पहले डिस्कस करने के लिए यहाँ निकाला है। और उनमें से जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्करेंट लाइंस का। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? अगर दो से ज़्यादा लाइनें हों और वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हों, ठीक है, दो से ज़्यादा लाइनें हों और वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हों, ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है। अब जो दो से ज़्यादा मैंने इसलिए कहा है कि दो लाइनें जो हैं वो तो या पैरेलल होंगी, और अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो फिर किसी एक जगह पे मीट ज़रूर कर रही होंगी। लेकिन जब आप 3 लाइनों या 4 लाइनों की बात करेंगे, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो हर हाल में सब की सब लाइनें एक ही पॉइंट में से गुज़रें। इसलिए हम लोग दो से ज़्यादा लाइनों की हमेशा बात करेंगे जब कॉन्करेंट लाइन्स को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि दो लाइनों ने तो मीट करना ही करना है अगर वो पैरेलल नहीं है। अगर दो से ज़्यादा लाइनें हैं, 3 हैं, 4 हैं और वो किसी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि वो लाइनें जो हैं वो कॉन्करेंट हैं। अब कॉन्करेंट लाइन्स का कैसे पता चलता है कि वो कॉन्करेंट हैं? उसकी क्या कंडीशन है? तो हम लोगों ने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया इसमें हमने ये देखा कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो किसी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। और अगर 3 लाइनें हैं हमारे पास तो हमें 3 डिफरेंट इक्वेशंस मिलेंगी। तो ये 3 इक्वेशंस मैंने जो लिखी हैं ये 3 डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ये ये कोएफिशिएंट्स हैं x के y के, और C1 C2 C3 जो है ये कांस्टेंट्स हैं। तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। अब अगर इन 3 लाइनों के ये जो कोएफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं इनका एक मैट्रिक्स बना लिया जाए इस तरीके से, यानी A1 B1 C1 ये पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स हैं, फिर A2 B2 C2 ये दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट हैं और ये तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स हैं। अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो ये इस बात का सबूत होगा, ये इस बात का इस बात की निशानदेही होगी कि वो तीनों लाइनें जो हैं वो कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही नुक्ते पे एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, उसमें यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC और उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, 3 उसके जो कोने हैं ABC उनके कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अंदर बताए गए हैं। यानी ये जो 3 2 A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के -1 -5 और C के 7 और 2 हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बताए गए हैं। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शो करें कि ट्राइंगल के जो तीनों मीडियंस हैं वो कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। वैसे तो ये एक रूल है, मतलब ये ऑलरेडी प्रूव्ड बात है, एक फैक्ट है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ शो करनी है, इसको समझ लें वेरीफाई करना है कि तीनों मीडियंस जो हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, तो हम वेरीफाई बेसिकली इसमें कर रहे हैं। ये ऑलवेज मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये फैक्ट है। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, कैसे हम साबित करेंगे कि तीनों मीडियंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं?
उसके लिए जो अभी हमने कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस पढ़ी हैं वो अप्लाई करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें तीनों मीडियंस की इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तीनों मीडियंस की इक्वेशन पहले बनाएंगे, यानी इस तरह 3 लाइनों की इक्वेशंस हमारे पास आएगी, फिर हम उनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा, समझ लें ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी कि मीडियंस जो हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। तो अब हम लोग मीडियंस की इक्वेशंस लिखेंगे। अब मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस हम चूँकि पिछले सवालों में पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने ये शुरू में नहीं बताया कि मीडियंस क्या होते हैं, लेकिन फिर दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि मीडियन ऐसी लाइन को कहते हैं जो ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती हो, वो मीडियन होती है। तो इस तरह आप 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ये जो मीडियन आपको नज़र आ रहा है AM1, इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। और चूँकि मीडियन एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, एक लाइन ही होती है, तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशंस जो हैं, दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशंस जो हैं वो चाहिए होंगी। और उनमें से एक इंफॉर्मेशन तो इस मीडियन पे लाई करने वाला ये पॉइंट है, ए वाला वर्टेक्स से इस मीडियन का ही पॉइंट है। और दूसरा हमें ये वाला पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं जो कि मिड पॉइंट है BC का। अब BC का मिड पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, BC का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता होगा कि मिड पॉइंट फार्मूला के जो इक्वेशन होती है वो ये होती है x1 प्लस x2 ओवर 2, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आ जाता है, और y1 प्लस y2 ओवर 2, इस तरह से y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का आ जाता है। तो हमें BC का मिड पॉइंट चाहिए, तो ये जो B के कोऑर्डिनेट है, B का x कोऑर्डिनेट और C का x कोऑर्डिनेट, इनको हमने प्लस किया है -1 प्लस 7/2, और इसी तरह इनके y कोऑर्डिनेट्स जो है -5 प्लस 2, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये -1 प्लस 7 हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, और -5 प्लस 2 हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2, तो ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास इस वाले मीडियन का। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग बाकी जो साइड्स हैं उनके मीडियंस निकाल लेंगे। तो जो साइड AC है उसका मीडियन निकाला है मैंने, सॉरी मीडियन बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड किया है, तो AC साइड का जो मिड पॉइंट है उसको M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो फाइंड कर लेंगे। वही तरीका होगा, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, 2 प्लस 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो M2 है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5, 2। इसी तरह जो AB साइड है, AB साइड के ऊपर जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, उसको मैंने M3 से रिप्रेजेंट किया है। और वही प्रोसीजर होगा, यानी A का जो x कोऑर्डिनेट है और जो B का x कोऑर्डिनेट है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, और A के y कोऑर्डिनेट और B के y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 3/2 और -5 प्लस 2/2। तो -1 प्लस 2 हो जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, -5 प्लस 2 हो जाएगा -3 को 2 से डिवाइड करेंगे -3/2 आ जाएगा। इस तरह जो इस तरह जो मिड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो हमें हर मीडियन के दो पॉइंट्स का पता चल गया। ए का पता था पहले से, M1 हमने निकाल दिया, इस मीडियन के 2 पॉइंट्स पता चल गए। बी का पहले से पता था, इस वाले का मिड पॉइंट निकाला AC साइड का, तो M2 के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। तो इस तरह इस मीडियन के भी 2 पॉइंट्स हमें मालूम हो गए और इसके भी 2 पॉइंट्स का हमें पता है। तो अब हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज़ करते हुए तीनों मीडियंस की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म ये है।
इसमें 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, एक x0 y0, एक x1 y1। उनमें से एक पॉइंट जो है वो y और x के साथ यूज़ कर लेना है और दूसरी साइड पे इक्वल की y1 माइनस y0 ओवर x1 माइनस x0। ये बेसिकली स्लोप की इक्वेशन है जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो अब जो हमारे पास वर्टेक्स A है, A के जो कोऑर्डिनेट्स थे, वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स थे 3, 2। तो हमने y माइनस 2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 2 था, और ओवर में x माइनस 3, और जो हमारे पास m1 के कोऑर्डिनेट्स आए थे, m1 के कोऑर्डिनेट्स आए थे 3 और कॉमा माइनस 3/2, वो हमने यहाँ पे उनका डिफरेंस ले लिया। ये जो a का y कोऑर्डिनेट है और ये जो मिड पॉइंट है m1 उसका y कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों का डिफरेंस, और जो वर्टेक्स A है उसका y कोऑर्डिनेट 3 है और जो हमारे पास m1 है उसका y कोऑर्डिनेट भी 3 है, तो उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया, 3 माइनस 3 0 होता है, और डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वो एक्सप्रेशन या वो जो भी चीज़ होती है, टर्म कह लें उसको, वो अनडिफाइंड हो जाती है। और अनडिफाइंड हो अगर किसी लाइन की स्लोप, ठीक है, ये बेसिकली स्लोप ही है ना, तो अगर किसी लाइन की स्लोप अनडिफाइंड हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो लाइन वर्टिकल है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप 0 होती है और जो वर्टिकल लाइन है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। तो इसका मतलब ये है कि AM1 जो मीडियन है वो एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किस तरह से हम लोग लिखते हैं कि उस वर्टिकल लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो हमें देखना है, और x इक्वल टू दैट x कोऑर्डिनेट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट वर्टिकल लाइन। So x equal to 3 will be the equation of the first median। ठीक है, क्यों? क्योंकि a का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 3 है और जो m1 का x कोऑर्डिनेट है वो भी 3 है, और इसका मतलब ये हुआ कि पूरी लाइन के ऊपर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 ही होगा। तो इसलिए इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये 3 इधर चला जाएगा और -3 हो जाएगा, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये पहले मीडियन की इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो मीडियन BM2 है उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। उसमें जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, m2 के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म से ही उस मीडियन की इक्वेशन निकालेंगे। तो y माइनस 2 ये वाला मैंने पॉइंट ले लिया है, और x माइनस 5, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल ली है, और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 5 और 5 माइनस माइनस 1। तो ये 2 प्लस 5 7 हो जाएगा और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो y माइनस 2 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 7/6, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को इन दोनों से और 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू वाई 6y, 6 इंटू 2 12, 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। और फिर हम लोग ये जो y वाली साइड है इसको इधर ले जाएंगे ताकि जो x वाली टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो जाए, x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरह से हमें इक्वेशन ये मिल जाएगी 7x माइनस 6y और माइनस 35, और ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस 35 प्लस 12 हो जाएगा माइनस 23, और 7x माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड वाले मीडियन की इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अब हम थर्ड वाले मीडियन की इक्वेशन बनाएंगे। वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट हैं 7, 2, और उसके सामने जो साइड है AB उसका जो मिड पॉइंट आया था वो था 1, माइनस 3/2। तो 2 पॉइंट फॉर्म से फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस 2 ये वाला मैंने 2 लिखा है, और x माइनस 7 ये x कोऑर्डिनेट लिखा है, और इधर स्लोप का फॉर्मूला लगा लिया है। 2 में से ये माइनस कर लेंगे और 7 में से इसको माइनस कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे
2 माइनस माइनस 3/2, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 टाइम 4, 4 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास ऊपर, और एलसीएम इसका आ जाएगा 2, और नीचे 7 में से 1 जाएगा 6, 6 को 6/1 लिख लिया क्योंकि ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन बना लेंगे, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7/2, और नीचे जो 6/1 था उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये हो जाएगा 1/6। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब 7 1 टाइम 7 हो जाएगा, 2 टाइम 6 12 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 12y माइनस 24 और 7x माइनस 49, और इन दोनों टर्म्स को इधर ले आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी 7x माइनस 12y और माइनस 49 प्लस 24, ये हो जाता है माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तीसरे मीडियन की इक्वेशन आ जाएगी। अब तीनों मीडियंस की इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं इक्वेशंस, ये हमारे पास पहले मीडियन की इक्वेशन है, ये दूसरे मीडियन की है, ये तीसरे मीडियन की इक्वेशन है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स। तो अब इसमें देखें, इसका कोएफिशिएंट x का है 1 और y इसमें नहीं आया हुआ, ठीक है, y इसमें मिसिंग है, तो y अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि y का कोएफिशिएंट 0 है, और कांस्टेंट इसमें -3 है। इसी तरह 7 -6 और -23 दूसरी रो में आ जाएंगे, और 7 -12 -25 तीसरी रो में आ जाएंगे। आप डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट हम लोग लेते हैं, पहला जो नंबर होता है वो लिखते हैं और फिर उसका माइनर ले लेते हैं। माइनर का क्या मतलब है, माइनर का मतलब ये है कि वो जो नंबर है उस जिस कॉलम में वो आया है उसको भी डिलीट समझ लेना है, जिस रो में वो आया है उसको भी डिलीट समझ लेना है। तो इस तरह ये पहला कॉलम और पहली रो जब डिलीट हो जाएगी, ये 4 एंट्रीज हमारे पास बचेंगी, और उन 4 एंट्रीज में से इन दो का प्रोडक्ट जो है, जो डायगोनल पे होती हैं, उनका प्रोडक्ट पहले लेंगे, और -6 इंटू -25 हो जाएगा +150, और इन दो का प्रोडक्ट लेंगे तो वो आ जाएगा 276, और दरमियान में माइनस का साइन आता है जब हम लोग डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा ये टर्म चूँकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ मैंने 0 लिखा, और 0 के साथ चूँकि जो भी आंसर आना है उसने मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है, तो इसलिए मैंने टाइम नहीं ज़ाया किया कि उनको प्रोडक्ट वगैरह लेके उसको सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि उन्होंने तो 0 ही हो जाना है, तो इसलिए ये मैंने खाली जगह छोड़ दी है कि जो कुछ भी यहाँ आएगा उसने अल्टीमेटली 0 हो जाना है। तो -3 लिखा, -3 ये वाला है, इस कॉलम को, इस रो को डिलीट कर देंगे, इन दो का प्रोडक्ट लेंगे जो डायगोनल पे होते हैं, उनका प्रोडक्ट पहले लेना होता है, तो 7 टाइम 12 जो है 84 होता है, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो -84 आ जाएगा, और इन दो का प्रोडक्ट आएगा -42, और जो डिटर्मिनेंट लेते हैं दरमियान में माइनस का साइन फार्मूले में आता है, तो वो माइनस और -42 आपस में ऐड मल्टीप्लाई होकर +42 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 150 में से 276 माइनस करेंगे, 276 बड़ा नंबर है, इसलिए जब सब्ट्रैक्शन होगी तो हमारे पास माइनस में आंसर आ जाएगा -126। ये 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 लिख दिया, और इन दो का आ जाएगा सम जो है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे -42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो +126 आ जाएगा, तो -126 + 126 इक्वल टू 0 हो गया। 0 आ गया तो इसका मतलब कि तीनों जो लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। तीनों लाइनें क्या थी, तीनों लाइनें मीडियंस थी, 3 मीडियंस थे, तो इसका मतलब कि तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि मीडियंस जो हैं वो कॉन्करेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसी तरह की एक ट्राइंगल है, 3 वर्टिसेस उसके दिए हुए हैं A B C, और लेकिन इस दफ़ा हमें कहा गया है कि जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, तीनों ऑल्टीट्यूड्स वो कॉन्करेंट हैं। अब ऑल्टीट्यूड्स क्या होता है ये भी हम लोग पिछली जो हमारी वीडियो उसमें हम लोग देख चुके हैं। ऑल्टीट्यूड किसी एक वर्टेक्स से गुजरने वाली ऐसी लाइन को कहते हैं जो ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो, ऑपोजिट साइड पे
राइट एंगल हो, ठीक है, या अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, या नॉर्मल हो, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल बना रही हो, उसके साथ नॉर्मल हो, तो उसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड। तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स जो हैं उनकी हमें यहाँ पे भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और फिर कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस अप्लाई करेंगे। तो जल्दी से इसकी इनकी इक्वेशंस लिखते हैं। अब इक्वेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे पिछली वाली जो अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है उसमें हमें 2 पॉइंट्स हर लाइन के ढूंढे थे, लेकिन यहाँ पे ऑल्टीट्यूड कहाँ पे है वो पॉइंट निकालना आसान नहीं है, उसको हम नहीं निकालते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ये ले लेते हैं और स्लोप लेते हैं इसकी, इस लाइन की। इस लाइन की स्लोप हमें इसलिए मिल सकती है आसानी से क्योंकि ये लाइन BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। चूंकि ये BC पे परपेंडिकुलर है तो BC की जो स्लोप होगी उसी स्लोप को का रेसिप्रोकल लेके साइन बदल देंगे, रेसिप्रोकल भी यानी लेंगे और साइन भी रिवर्स कर देंगे, तो इस वाली लाइन की स्लोप आ जाएगी। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का आइडिया जो है इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इनकी इक्वेशन लिखने के लिए। तो उसके लिए हमें फिर तीनों जो साइड्स हैं ना उनकी हम लोग स्लोप्स जो है वो पहले निकाल लेते हैं, या साथ साथ ही हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, स्लोप्स पहले ले लें या एक लाइन की स्लोप लें और उसकी इक्वेशन उसके ऑल्टीट्यूड की बना लें। तो यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, मैंने BC की स्लोप ली है। BC की स्लोप कैसे आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट यानी 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और ओवर में डिनोमिनेटर में 4 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस माइनस 1 हो गया 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 हो गया 4, 4 माइनस 6 हो गया -2, तो 4 माइनस 2 आ गया, इनको आपस में डिवाइड किया, 2 2 टाइम 4 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 हमारे पास ये जो BC है इसकी स्लोप आ गई, ठीक है जी, इसकी स्लोप आ गई -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है वो है AP1, उसकी स्लोप क्या होगी, क्योंकि वो इस लाइन BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए जो BC की स्लोप है उसका हमें एक तो रेसिप्रोकल लेना है और दूसरा उसका साइन चेंज करना है। तो हमें मिल जाएगी AP1 की यानी ऑल्टीट्यूड की स्लोप। तो BC की स्लोप है -2, उसका रेसिप्रोकल लेंगे -1/2 आएगा, और उसका साइन चेंज करेंगे तो +1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ऑल्टीट्यूड की स्लोप मिल गई 1/2। अब पॉइंट भी हमें पता है, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला, ऑल्टीट्यूड के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट हमें पता है, और इसकी स्लोप भी हमें पता चल गई। तो अब हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये होती है जी y माइनस वाई नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पे जो x नॉट वाई नॉट है वो हम लोग पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। तो y माइनस -1 और x -2, और ये स्लोप आ गई ऑल्टीट्यूड की 1/2, और इसको सिंप्लीफाई किया y + 1 ओवर x -2 और इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जगह 2y + 2 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x -2, तो ये x -2 ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। फिर हम ये जो y वाली टर्म्स हैं इनको इस साइड पे ले जाएंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगी, x -2y और -2 पहले से है, और ये वाला +2 उधर जाके -2 हो गया। सिंप्लीफाई किया इनको, -2 -4 हो गया, और इक्वेशन आ गई हमारे पास x -2y -4 = 0। तो एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन हमने निकाल ली। अब हम लोग बाकी दो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन भी बिल्कुल इसी तरह से मालूम करेंगे, ठीक है जी। AC की वैल्यू स्लोप निकालते हैं। AC हमारे पास कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। AC की स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, A के और C के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। पहले y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे। अब देखें इसका y कोऑर्डिनेट भी -1 है, इसका y कोऑर्डिनेट भी -1 है। अगर किसी लाइन के दो पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम हो, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि उसके y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, और y कोऑर्डिनेट अगर चेंज ना हो रहे हो तो वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब है कि AC जो है वो असल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसकी स्लोप 0 आ गई है,
और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनकी स्लोप 0 होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल टू 4। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड। तो जो AC है वो तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो लाइन जो होगी वो वर्टिकल होगी। ठीक है, ये बहुत आसान सी बात है जी। अगर मैं आपको कहूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, या लाइनें यहाँ पे ड्रॉन है ऑलरेडी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ऐसी लाइन जो इन हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो ये लाइन आपको नज़र आ रही है परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, अगर ये साइड है और ये उसका ऑल्टीट्यूड है तो फिर ऑल्टीट्यूड वर्टिकल लाइन हो जाएगी। तो इससे ये पता चला हमें कि अगर AC जो है वो हॉरिजॉन्टल हो तो फिर ये जो BP2 है ये वर्टिकल लाइन होगी। ये आपको हॉरिजॉन्टल नज़र तो नहीं आ रही, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि ये नॉट टू स्केल होते हैं, जैसे लिखे होते हैं ये वैसे असल में ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट वहाँ पे नहीं होते। यानी ये अकॉर्डिंग टू दी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिए पॉइंट हमने मार्क किए। ये जस्ट एक विदाउट फॉलोइंग द स्केल ये हमने पॉइंट मार्क किए हुए हैं। इसलिए जो हमें नज़र आ रहा होगा हम उस पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि जो लिखा हुआ होगा हम उस पर बस यकीन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पता चल गया कि AC जो है वो हॉरिजॉन्टल है और उस पर जो ऑल्टीट्यूड है वो वर्टिकल लाइन है। तो BP2 वर्टिकल लाइन है, और चूँकि वो वर्टिकल लाइन जो है वो जिस पॉइंट में से गुजर रही है, A में से गुजर रही है या C में से गुजर रही है, देखें किस में से गुजर रही है, B में से गुजर रही है। ठीक है, तो B में से गुजर रही है तो B का x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, इसलिए x इक्वल टू 4 जो है वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी। अब x इक्वल टू 4 को हम लोग x माइनस 4 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम लोग जो है वो तीसरा जो ऑल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए हमें AB की स्लोप निकालनी पड़ेगी, तो A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे और उनकी AB की स्लोप निकालेंगे, वो 2 आ जाएगी। और ऑल्टीट्यूड की स्लोप क्या होगी, इस 2 का रेसिप्रोकल ले लें 1/2 और उसका साइन भी चेंज कर लें। तो -1/2 will be the slope of the third altitude which we represented by CP3। तो अब जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6, -1, और जो तीसरा ऑल्टीट्यूड है वो C में से पास कर रहा होगा, इसलिए पॉइंट ये ले लेंगे, स्लोप ये जो हमने कैलकुलेट की है वो ले लेंगे, और अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है जी, तो y -1, ये चूँकि -1 है तो y माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूले का है, तो ये हो जाएगा y +1 और x -6 इक्वल टू -1/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, और ये दोनों -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2y, और ये +1 हो गया, तो +1 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2, और 6 x माइनस 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6x +6, साइन चेंज हो जाएंगे यानी इस -1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। फिर हम लोग अब यहाँ पे x वाली टर्म जो कि माइनस में आ गई है तो इसको इधर ले जाएंगे ताकि x वाली टर्म प्लस में आ जाए, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x + 2y + 2 पहले का लिखा हुआ है और ये 6 उधर जाके -6 हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी x + 2y - 4 = 0। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 3 ऑल्टीट्यूड्स जो हैं उनकी इक्वेशन आ गई, पहले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन, दूसरे ऑल्टीट्यूड की, तीसरे ऑल्टीट्यूड की, और हम इनके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लेंगे। और अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स आ गया। अब इसमें आप देखें हमने जो रूल्स पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं डिटर्मिनेंट की, मैंने वो अप्लाई की हैं। वैसे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया है वैसे भी कर सकते हैं कि 1 लिखें और 1 का माइनर ले लें, इन दो का प्रोडक्ट माइनस इन दो का प्रोडक्ट, उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो हमने मैथ पहले सीखी है उसको अप्लाई किया है ताकि हमें प्रीवियस जो आइडियाज़ हैं वो रिकॉल भी होते रहें। और वो ये है कि इस कॉलम में से मैंने -4 कॉमन ले लिया है।
आप किसी एक कॉलम में से, डिटर्मिनेंट के किसी एक कॉलम में से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। सब में से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे भी 1 1 1 आ गया, तो अब दो कॉलम्स जो हैं पहला और तीसरा वो एक जैसे हैं, और हमने प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा था कि कोई से दो कॉलम अगर एक जैसे हों तो डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया, ज़ीरो को -4 से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो ही आएगा। तो अब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने का मतलब कि जो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस है वो सेटिस्फाई हो गई। वो हमें ये बताती थी कि अगर 3 लाइंस का इसी तरह से डिटर्मिनेंट लिया जाए कोएफिशिएंट्स का और वो ज़ीरो आ जाए, तो ये इस चीज़ की निशानदही है कि तीनों जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। तो इस तरह से ये वाली वेरिफिकेशन भी हमने कर ली। और ये भी एक फैक्ट है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों ऑल्टीट्यूड्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्करेंट ही होते हैं। ये किसी स्पेसिफिक ट्राइंगल की बात नहीं है, हर तरह की ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 के अंदर भी ऐसी बात की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशंस लिखनी है। अब राइट बाइसेक्टर या उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो ये देखें, ये हमारे पास एक साइड है AC साइड का जो मिड पॉइंट है उसमें से गुजरने वाली ऐसी लाइन जो AC के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी एक तो वो परपेंडिकुलर होता है इसलिए परपेंडिकुलर कहते हैं, और दूसरा वो बिल्कुल मिड में से गुजरता है और लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए उसको बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस तरह के 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक साइड के ऊपर अलग अलग। तो सवाल में उसने कहा है कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक की कर लेंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नंबर 1 तो हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, नंबर 2 हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट बाय 2 और y कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट बाय 2। तो 2 + 6 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 5 + -8 तो ये हो जाएगा -3, -3 को 2 से डिवाइड करेंगे -3/2। तो इस तरह जो m है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। m का मतलब मिड पॉइंट है ये AC का। अब हम लोग क्या करेंगे, AC की स्लोप ले लेंगे। स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है? y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे AC की स्लोप लेने के लिए। तो ये y2 5 में से -8 को माइनस कर दें और ओवर में 2 में से 6 को माइनस कर दें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 5 - -8 और 2 - 6। तो ये 5 - -8 हो जाएगा 5 + 8 विच इज़ इक्वल टू 13, 2 - 6 हो जाएगा -4। इस तरह से जो स्लोप है AC की वो आ गई 13/-4 या -13/4। ऑल्टीट्यूड जो राइट बाइसेक्टर होता है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वो चूँकि इस पे परपेंडिकुलर होता है, और हम लोग ये देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे मिलती है कि जो लाइन है उसकी स्लोप का रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज कर दें तो हमें परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल लिया और साइन भी चेंज कर दिया, तो वो 4 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, साइन रिवर्स होके प्लस हो जाएगा। तो 4/13 जो है ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप आ जाएगी। ठीक है, अब पॉइंट भी हमें पता है, मिड पॉइंट हमने जो लिया था वो पॉइंट के तौर पे यूज़ हो जाएगा, और स्लोप जो हमने निकाली है वो स्लोप के तौर पे यूज़ हो जाएगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन बना लेंगे। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है y - y कोऑर्डिनेट और ओवर x - x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x - 4। अब इन दोनों का हम लोग ले लेंगे, बल्कि इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, 13 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 13y इंटू
प्लस 13 इंटू 3/2 और 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें 4x माइनस 16। मज़ीद इसको करें सिंप्लीफाई तो ये ऐसे हो जाएगा 13 3 टाइम होता है 39/2 और इनको अब दूसरी साइड पे ले जाते हैं 4x और 13y उधर जाके माइनस 13y हो गया और माइनस 16 की साइड नहीं हमने चेंज की, उधर ही था तो माइनस में रहा और ये जो प्लस 39/2 आया था उधर जाके माइनस 39/2 हो गया। अब इसके नीचे भी मैंने 2 लिख लिया और इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 32/2 हो गया और माइनस 32/2 और माइनस 39/2 मिल के क्या बन जाएंगे, मिल के बन जाएंगे 71/2। अब 71/2 जो है उसमें वो जो 2 आ रहा है उसको एज ए एलसीएम लिया और इन नंबर्स के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ आ जाएगी 2 4 टाइम 8, 13 2 टाइम 26 और 71 एज इट इज़। और फिर इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा और इस तरह से हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। मैंने उनकी इक्वेशन निकाली है, ये उनकी इक्वेशन बनती हैं, ये आप लोग नोट कर लें और ख़ुद से सॉल्व करें और फिर इसके साथ वेरीफाई कर लें ये ठीक है या नहीं। ठीक है थी, तो इजाज़त दीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने 4 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।